आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देता। महाराष्ट्र चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी, डिप्टी सीएम के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा फडणवीस तो मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहन भागवत का बयान, कहा तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बरकरार, पूरी दुनिया को है भारत से उम्मीद। राहुल गांधी को पीएम मोदी के चुनौती पर बोले संजय राउत, कहा आपको बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं। प्रयागराज में यूपीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से किया आह्वान, बोले सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना 6 महीने से कुछ अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। 65 साल की आयु पूरी होने पर 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीएस खेहर मौजूद थे। न्यायमूर्ति खन्ना जनवरी 2019 से हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वो ईवीएम की शुचिता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पुत्र और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एचआर खन्ना के भतीजे हैं। 18 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील थे। वो लंबित मामलों को कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के समर्थक रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के चचा न्यायमूर्ति एचआर खन्ना आपातकाल के दौरान कुख्यात एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला रखने के बाद 1976 में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रद्द किए जाने को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका का एक काला धब्बा माना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से चंपई सोरेन को अपमानित कर बाहर निकाला गया, ये चंपई सोरेन का अपमान नहीं बल्कि आदिवासियों का अपमान है। चंपई सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन वे भ्रष्टाचार रोकने को तैयार नहीं है। मैं आप सभी से पूछने आया हूँ कि क्या किसी ने 350 करोड़ रुपए देखे? किस कांग्रेस सांसद के घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हुए? इसके लिए 27 मशीनें लानी पड़ी। ये 350 करोड़ रुपए पीएम मोदी ने मेरे झारखंड के युवाओं के लिए भेजा था, जो हेमंत सोरेन सरकार खा गई। जिस प्रकार से अपमानित कर चंपई सोरेन जी को निकाला गया, ये सिर्फ चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड और आदिवासी जनता का अपमान है। भाइयों बहनों, आदिवासी जनता का। और मुद्दा क्या था? चंपई सोरेन जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सभा है, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देखा है क्या? और जोर से बोलो, देखा है क्या? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस बीच शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देता है। अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो स्वच्छ हवा नहीं रहती है, जो अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर 25 नवंबर तक निजी तौर पर यह हल्फनामा दें। उन्होंने कहा है कि अदालत दिल्ली पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश देती है, जिसमें पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड पर
पर नजर रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सभी एनसीआर राज्यों को निर्देश देते हैं कि वो हमारे सामने आएं और प्रदूषण को न्यूनतम रखने के उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में हमें सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश देते हैं। हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाने में 14 अक्टूबर तक की देरी, क्योंकि संभव है कि यूजर्स को उससे पहले पटाखों का स्टॉक मिल गया होगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। सुनवाई की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कौन पेश होता है। हमें पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश और इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदम दिखाएं। दिल्ली सरकार के वकील ने आदेश दिखाया जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। जस्टिस ओका ने कहा तो आपका हल्फनामा कहता है कि केवल दिवाली के दौरान आप पटाखों पर प्रतिबंध लगवाएंगे और शादी और चुनाव समारोह के दौरान आप नहीं लगवा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति के कामकाज को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की राज्य यात्रा पर नाराजगी जताई है। सांसदों का कहना है कि उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन देने के बावजूद जेपीसी अध्यक्ष पाल ने राज्य का दौरा जारी रखा है। जगदम्बिका पाल ने इन आरोपों का खंडन किया है। आज भी इस उड़ीसा में आज भुवनेश्वर में जो हमारी जेपीसी की बैठक होगी उसमें अभी तक 16 डेलीगेशंस ने अपनी इच्छा जाहिर किया है इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपीयर होने की, और जिसमें हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उड़िया गवर्नमेंट के हमारे ऑफिशियल्स हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब इतने लोग आ रहे हैं तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त आई है अमेंडमेंट 2024 के लिए अच्छे सुझाव आएंगे, उस पर हम गौर करेंगे, पूरी जेपीसी गौर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। अभी कितना स्टेट हो चुका है और कितना फीडबैक? हमने साउथ इंडिया भी कवर कर लिया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट, केरल को हमने तमिलनाडु बुलाया था, अभी इधर आसाम किया है, उड़ीसा किया है, फिर आगे हमें पटना, लखनऊ, कलकत्ता करना है। छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देना होगा। उन्होंने कहा था कि सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का किसी का भी बाप भी पैदा हुआ तो नाम नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद का जवाब अब धर्मयुद्ध से देना होगा। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि फडणवीस, तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर बैठ गए, फिर भी मेरी जुबान का मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकते हो। अरे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब चुकनाचूर होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है, तुम दोनों दिखाने को एक हो, अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। योगी जी ने जो कहा था कटेंगे नहीं। अरे छोड़िए ना, आप बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, जजमेंट आज आया है। देश के संविधान के लिए गलत है बुलडोजर की राजनीति। आप इलाहाबाद में बीवी के नाम पे, पत्नी के नाम पे घर है, आप शौहर को हस्बैंड नोटिस देके तोड़ दिए। आप इनकाउंटर के नाम पर गोलियां मारते हैं, आप बांट रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि भाजपा के पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि देश को लूटा है, राज्य को लूटा है, महिलाओं को धमकी देने का पाप भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर में उनके सांसद महिलाओं को जो धमकी दे रहे हैं उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि इस देश को लूटा है और इस राज्य को लूटा
किसानों का दुख, महिलाओं का दुख, महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं पे धमकी ये करने का पाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने स्कीम शुरू की और उसके बाद धमकियां, रोज महिलाओं को धमकियां दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी राजनीति है। उनके सांसद कोल्हापुर में महिलाओं पे जो धमकी दे रहे हैं उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी जा चुकी है और इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर आशापूर्ण निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। दोनों विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक भारत विश्व गुरु हो ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते अड़ंगे डाल रहे हैं। भारत रास्ता दिखाएगा कहूँ तो सही, वहीं अगर बोलो कि हिंदुत्व रास्ता दिखाता है तो विवाद हो जाता है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म और राजनीति की अवधारणा को व्यवसाय बना दिया गया है। वैज्ञानिक युग आने के बाद भी शस्त्रों का व्यापार बढ़ रहा है। यही वजह है कि 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व 2 विचारधारा में बढ़ गया, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आज इसलिए पूरा विश्व आत्मिक शांति के लिए भारत की ओर आशापूर्ण निगाहों से देख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालासाहब ठाकरे की शिवसेना को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 160 से 170 सीटें जीतने का भी भरोसा जताया। मुंबई में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पर बालासाहब ठाकरे की शिवसेना को धोखा देने और बेचने का आरोप लगाया। आप तारीफ बहुत करते थे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हाँ बहुत तारीफ करते थे एक जमाने में, लेकिन यही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है उसके बारे में आप बताइए। आपने बालासाहब ठाकरे की शिवसेना बेच दी, बेचने का काम किया, पहले खरीदने का काम किया, फिर शिंदे को बेच दिया आपने। तो आपको बालासाहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मालूम है बालासाहब ठाकरे जी क्या है और आप क्या है। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो हमारे विधायक तोड़ सका, ताकत ईडी सीबीआई पैसे की ताकत पर। तो आप बालासाहब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हो? आप ये झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। भाजपा के विरोध के बावजूद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार नवाब मलिक पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं। अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया और नामांकन के आखिरी दिन मानखुर्द नगर सीट से नवाब मलिक को उतार दिया। मानखुर्द सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सुरेश पाटिल ने अपने पहले से चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी थी। इसके बाद भी अजीत पवार ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए नवाब मलिक ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमारी भी वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी से है, संघ परिवार से है, तो वैचारिक मतभेद होना ठीक है, लेकिन बोलना और पलट जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव में आरएसएस पर पाबंदी की घोषणा पत्र में कहा गया और 2 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने वाबला मचाया और कांग्रेस उस पर पलट गई। तो कांग्रेस जो बोलती है उस पर टिकी रहे ना, बोलेंगे और पलट जाएंगे। हमें लगता है थोड़ा सा कांग्रेसियों के अंदर भी वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं घालमेल की परिस्थिति है, इसलिए बोलते एक हैं, करते एक हैं, बोलेंगे फिर पलट जाएंगे। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि फिर से वोट जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद के लिए पैसा आ रहा है, ये अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। क्या वाहियात बातें हैं। इस देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। कौन किसे वोट दे ये उसका अपना मत है। हर व्यक्ति वोट देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। अगर कोई आपको वोट नहीं दे रहा है या कोई किसी दल को वोट दे रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बोर्ड शब्द हटाने की मांग की है। इसके लिए उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद रहमानी को एक पत्र लिखा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने खालिद रहमानी को लिखे पत्र में कहा है कि आपकी पार्टी का नाम देखकर लगता है कि वो समस्त भारत की मुस्लिम आवाम की प्रतिनिधि पार्टी है, जबकि आपकी पार्टी में पासवान समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है। सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि बोर्ड शब्द ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी संस्था है, जबकि ये एक गैर सरकारी संस्था है, लिहाजा इसके नाम से बोर्ड शब्द हटा दिया जाए। सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आर्थिक लेन देन और चंदा लेने को सार्वजनिक नहीं करने पर भी प्रश्न खड़ा किया और मांग की कि संस्था से बोर्ड शब्द हटाया जाए, जिससे देश का मुसलमान भ्रमित न हो। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पत्र में आगे कहा है कि आप भारत भर के मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पसमानदा समाज को आपने ना के बराबर हिस्सेदारी दी है और न ही उनके लिए आपने कभी आवाज उठाई है, जबकि देश में 80% मुसलमान पसमानदा समाज से आता है। यह गैर सरकारी संस्था है, लिहाजा इसके नाम से बोर्ड शब्द हटा दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 7 अप्रैल 1972 को हुई थी। ये गैर राजनीतिक संगठन है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एप्लीकेशन की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। ये संगठन मुस्लिम कानूनों की रक्षा करने, भारत सरकार के साथ संपर्क करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम जनता का मार्गदर्शन करने के लिए काम करता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत को लेकर दिए गए बयान पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेता हमलावर हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी।
तौकीर रजा ने कहा है कि हुकूमत हमेशा बेईमान रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा बेईमान है। आप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन अपने ही मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बाप की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। हमारी तादाद को छिपाते हो, जिस दिन सड़कों पर आ गए तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मौलाना ने कहा है कि हम पहले तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो होगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं उन्हें रोक पाना। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है इसको लेकर कानून बनवाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली आना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि वो इस बात से बहुत परेशान है कि अल्लाह को अपशब्द कहे जा रहे हैं। सरकार बेईमान है जो कुरान और अल्लाह का अपमान करती है। अगर आपको इससे दर्द महसूस होता है और आप ईमानदार हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग दिल्ली आए। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। झारखंड में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम शर्मा के बयान के एक दिन के बाद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव झारखंड सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने भाजपा नेता के बयान पर पलटवार किया। लालू यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेता हवा में उड़ जाएंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ बयान दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो योगी आते हैं बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बात लगता है। आए थे मोदी जी, कल आए हुए थे रात में, रोड शो भी किए हैं रांची वगैरह में। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी गए, आए सो गए। चलिए, बरकट्ठा में क्या लगता है कि जानकी यादव की जीत होगी? महागठबंधन वापस राजद यहाँ पर अपना गढ़ बना पाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार के कुशासन, वादाखिलाफी और वोट बैंक के लिए बुलाए गए घुसपैठियों से लोग नाराज है। वहां परिवर्तन की लहर है। उन्होंने कहा कि हम भारी मतों से जीतेंगे और लोग इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड में तो विकास के नए प्रतिमान डबल इंजन की सरकार ही अब स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का कुशासन, उनका भ्रष्टाचार, उनकी वादाखिलाफी और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घुसपैठिए बुला रखे हैं उनने, उसके कारण जनता बुरी तरह नाराज है। परिवर्तन की लहर चल रही है। अब पूरे विश्वास के साथ में ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मिलकर एनडीए गठबंधन में अब सरकार बना रहा है। हम शानदार बहुमत से वहां विजय हासिल करेंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों को नारंगी रंग में रंगने के निर्देश जारी किए गए हैं। कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों को अपने भवनों और प्रवेश कक्षों के सामने के हिस्से को नारंगी रंग रंगने से संबंधित निर्देश राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस निर्देश को राजनीति से जोड़ते हुए शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया है। अब इस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, ऐसा आदेश जो है ऑरेंज कलर का है और मैंने देखा है मंगा के डिपार्टमेंट से, ऑरेंज कलर का आदेश है। और इसमें कलर में अगर आपत्ति क्यों करते हैं कि ये तो रंगीला राजस्थान है और इसमें अलग अलग कलर का अलग अलग महत्व होता है। जो अच्छा लग रहा हो, जिससे बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा लगे, बच्चे जहाँ प्रवेश द्वार में घुसते हैं तो उनको अच्छा महसूस हो, इसके लिए किया गया है। बाकी इसको अगर किसी भाषा में या किस तरह से बात करे तो मैं मानता हूँ कि ये गलत है। मतलब राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा में क्या है कि राजनीति इसमें कोई कलरों को लेकर, और हर बिल्डिंग में कलर किया जाता है एक बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। अगले साल जनवरी से वे सत्ता संभालेंगे। उनकी जीत के बाद कहा जा रहा था कि रूस और यूक्रेन में अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इस बारे में खुद ही कहा था कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकवा देंगे। उधर चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। अब खबर आ रही है कि ट्रंप की दोनों नेताओं से बात के बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन से जोरदार हमला बोला है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर रिकॉर्ड ड्रोन हमले किए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संघर्ष को न बढ़ाने का आग्रह किया था। माना जा रहा है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में चुने जाने से लगभग 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की संभावना है और इस जीत में कीव के लिए वाशिंगटन से आ रहे अरबों डॉलर के समर्थन पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ये सहायता यूक्रेन की रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार ट्रंप अभियान के दौरान कहा था कि वो कुछ ही घंटों में लड़ाई को समाप्त कर सकते और उन्होंने संकेत दिया था कि वो पुतिन से सीधे बात करेंगे। खास बात यह कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से ये बिल्कुल अलग है। क्रेमलिन ने पहले कहा था कि उसे ट्रंप की डील करने की इच्छा से सकारात्मक संकेत मिलते हैं और अमेरिकी अखबार से बात करने वाले कई लोगों ने कहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध को जल्द समाधान पर और बातचीत की इच्छा व्यक्त की है। ट्रंप ने रविवार को जर्मन चांसलर से भी फोन पर बात की और स्कोल्स के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों ने यूरोप में शांति की वापसी के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।